नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। ये डीएसओ का पेपर है जिसको हम लोग आज हल करेंगे और बीपीएससी के द्वारा होता है। डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर पद के लिए एग्ज़ाम होता है यह, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप भी इस एग्ज़ाम पेपर को देखकर डर गए हैं तो बहुत ही गलत चीज़ है ये। इसी प्रकार का एग्ज़ाम पेपर हो सकता है आपको 13 सितंबर को मिल जाए। तो जैसे ही आप डरते हैं आधा खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पेपर आया सामने, पहले शुरू से लेकर अंत तक के सभी सवालों को पढ़िए, फिर उसके बाद एनालाइज कीजिए कि वाकई कठिन था या आसान पेपर था। 2-4 स्टेटमेंट वाले दिखे नहीं कि हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, ये बहुत ही गलत हैबिट होता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या ये पेपर कठिन है? मॉडरेट से आसान लेवल का पेपर है। कुछ 2 से 4-5 ऐसे सवाल हैं जो कठिन स्तर के हैं, नहीं तो जिस स्तर की आप तैयारी करते हैं सारे सवाल उसी स्तर के दिखेंगे आपको, शुरू से लेकर अंत तक मैं दिखाऊंगा। और इस स्तर का पेपर अगर आता है जिसको 69 के सिमिलर हम लोग मान कर चल सकते हैं, 69 बीपीएससी के सिमिलर मान के हम लोग चल सकते हैं, तो यकीन मानिएगा 70 बीपीएससी से ज़्यादा उसका कट ऑफ जाएगा। 70 बीपीएससी का जो कट ऑफ गया था वो कम गया था, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे सरप्राइज के जैसे, इसलिए बच्चे उसको हल नहीं कर पाए थे। बहुत सारे शानदार स्टूडेंट भी पीटी से बाहर हो गए। लेकिन अगर 69 जैसा पेपर आता है, इस प्रकार का पेपर आता है एलिमिनेशन वाला, तो यकीन मानिएगा एसडीएम के पद जितने हैं इस बार 71 बीपीएससी में, उस हिसाब से बता रहा हूँ, कट ऑफ कम नहीं जाएगा आपका फिर। इसलिए इस प्रकार के पेपर को हल करते समय विशेष सावधानी ये बरतिए कि पहले ही मत गेस कीजिए कि पेपर आसान है या कठिन है। मास्टर डिग्री मांगा गया है तो निश्चित तौर पर वन लाइनर फैक्ट्स आधारित और आसान सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, कठिन सवाल भी होंगे। कुछ हल करते हैं उन सवालों को, देखते हैं कि इसका क्या आंसर होता है। कुछ सवाल विवादित भी हैं जिसमें 2-2 आंसर सही हो रहा है, 2-2 आंसर सही हो रहा है, कुछ में टाइपिंग एरर है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सर्वाधिक संख्या किस देश से है? आपको क्या लगता है कि ये फैक्ट किसको याद होगा? 2021-22 का रिपोर्ट किसको याद होगा? किसी को याद नहीं होगा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। भारत में किस देश के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, नेपाल के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं भारत देश में जो पढ़ते हैं, तो इसका आंसर नेपाल होना चाहिए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSS 5 के हिसाब से सवाल पूछा गया है, 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, ये तो सही है भाई। 97% घरों में बिजली है, ये भी सही है। 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, बिल्कुल सही है। ये जनधन हो गया, ये प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना हो गया, ये आपका स्वच्छ भारत अभियान हो गया। तो सारे तो यहाँ पर सही ही लग रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई डी, सारे के सारे यहाँ पर सही दिए हुए हैं, सभी सही हैं यहाँ पर। बी इसका आंसर हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है समुद्र, महासागर, तट से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को हम लोग नीली अर्थव्यवस्था में रखते। कितना आसान यह सवाल है। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना हुआ है? 36 द्वीप हैं, इसमें रटा रटाया सवाल है, PYQ बेस्ड सवाल है। उल्टा करके देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएगा। जो मेरे टेस्ट में जुड़े हुए उनको पता है कि टेस्ट सीरीज़ में से मैंने ये करवाया हुआ है ये सवाल। और करंट अफेयर के जितने सवाल आए हैं मैक्सिमम A to Z जो है वो मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया हुआ है। 2024 के जनवरी से भी पूछा गया है, 2023 के दिसंबर से भी एक करंट अफेयर का सवाल पूछा गया है, ठीक है। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली पुल मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना है, हमने करंट में डिस्कस किया हुआ है ये। कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो यूके नहीं है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है। भारत क्यों मायने रखता है? वाई इंडिया मैटर्स बुक जो है S जयशंकर जी ने लिखा है। कुछ दिन पहले ये बुक प्रकाशित हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर डिबेट भी हुआ था और ये काफ़ी चर्चित बुक बनी है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक, ये मैंने नहीं करवाया हुआ है, लेकिन ये चर्चा में रहा था। भारत और सऊदी अरेबिया का है, सऊदी अरब में ही यह अभ्यास परफॉर्म किया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं में नहीं है जिनका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक घटक के निर्माण में किया जाता है? तो रेडियम उनमें से शामिल नहीं है, स्कैंडियम है, लेंथेनम है, सीरियम है, रेडियम इनमें से शामिल नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी के आंसर में कोई अगर आपको आपत्ति हो तो स्वीकार्य है, वो आप मुझे बता सकते हैं। कहीं पर कुछ एरर होता है तो उसमें कोई भी हिचकिचाने की बात नहीं है। वंडर ड्रग
ओजम्पिक के निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य कंपनी है? तो डेनमार्क की कंपनी है। और डायबिटीज़ के निवारण के लिए इसको वंडर ड्रग के रूप में जाना जा रहा है। ये डेनमार्क की कंपनी है जिसने इसको बनाया था। दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो डिंग लिरेन इनका नाम है। ये आपने देखा भी होगा, बहुत वायरल हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु जल 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संधि जवाहरलाल नेहरू फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर नहीं कराची में साइन किया गया था। कराची में साइन किया गया था, कराची में साइन किया गया था। इसीलिए पहला गलत हो जाएगा, तो पहला को काट दीजिए, पहला को काट दीजिए यहाँ पर। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु, झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। ये तो गारंटेड सही होगा। अगर दूसरा सही होगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है अगला ऑप्शन। 2 और 3 बिल्कुल सही है, 2 और 3 बिल्कुल सही है यहाँ पर। ये सवाल मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया था, सभी यात्रियों के देश भी बताए थे मैंने। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन देशों का अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? तो यूएसए, इंडिया, पोलैंड और हंगरी इन चारों देश के थे। यूएसए, इंडिया, पोलैंड और हंगरी इन चारों देशों के थे। नॉर्वे का कोई भी नहीं था, तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम है आदित्य L1। कितना आसान सवाल है यह। 19वां नाम शिखर सम्मेलन ये 2024 के जनवरी में शायद हुआ था आयोजित, या युगांडा में हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ सबसे पहले ICJ में जो गया वो दक्षिण अफ्रीका है, जिसने इजराइल के ऊपर में नरसंहार का आरोप लगाया कि इजराइल जो है नरसंहार कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका है यह, दक्षिण अफ्रीका है यह। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन देव शक्ति सारा करवाया हुआ है। इसको मैच करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान से लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से लोगों को निकालने के लिए, और देव शक्ति अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया। तभी हाल ही में पिछले ही महीने दिल्ली में कृत्रिम वर्षा की चर्चा हो रही थी भरी मानसून में, याद कीजिए, जिसको लेकर खूब मजाक भी हुआ था, सोशल मीडिया मीम भी बने थे। ये सवाल 2 दिन पहले जो करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया है उसमें आकाश तीर सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ाया है, बताया भी है, इसका MCQ ही करवाए हैं कि आकाश तीर सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाए। कहाँ से आपको कठिन लग रहा है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्मदाता जॉन मैकार्थी को माना जाता है, जॉन मैकार्थी, इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता महिला एकल की विजेता कौन थी? तो कोको गॉफ इनका नाम है। आप मुझे बताइए, स्पोर्ट्स से क्या सवाल नहीं पूछा जाता है क्या? ये डरने की चीज़ नहीं थी इसमें। जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको आसान कह रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में यही पेपर कठिन लगा होगा बच्चों को, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल पूछे गए ना सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक थे जहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना बन रही थी। अब यही देखिए, हॉर्मुज डलडमरू, ईरान के साथ जो तनाव चल रहा था, मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में पूरा मैपिंग करवाया है, वहीं से पूछा गया सवाल है ना। तो कोको गॉफ जो हैं इनको मिला है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? मोल्डोवा, बेलारूस। मोल्डोवा दक्षिण में है इसके, बेलारूस है, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये सब के सब हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला जो सवाल है ये मैंने करवाया हुआ है 2024 ईस्वी का करंट अफेयर। 2024 में भी शुरुआत के समय का है शायद। ये मैंने करवाया था जब ये जो कुछ देश हैं ये इकोवॉस, ये अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय इसमें फिर से जुड़े थे, जिसमें नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इन तीनों के मैपिंग भी मैंने उस समय करवाया था न्यूज़पेपर डिस्कशन में। बच्चे कम देखते हैं उसको, देखिएगा, सबसे कम बच्चे उसी को देखते हैं। गाइडेंस वीडियो पर 5000 लोग आ जाते हैं देखने, लेकिन इस प्रकार के अच्छे वीडियोज़ को कम देखते हैं, इसीलिए फिर बाद में आपको कठिन लगता है। इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। बच्चों का लिंगानुपात पूछा गया है तो 919 है। 2011 से एक सवाल एक्सपेक्टेड था, वही पूछा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग, बिल्कुल सही है। वांद्रा बर्ली सीलिंग कुछ दिन पहले ही भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल का उद्घाटन हुआ है। एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, बिल्कुल सही है भाई, बी इसका आंसर हो जाएगा। सभी के सभी युग में यहाँ पर सही सुमेलित हैं।
डेटा सेंटर का मुख्य कार्य होता है डेटा भंडारण प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा प्रदान करना। जैसे डेटा सेंटर हैदराबाद में भी बना है। भारत में कई सारे डेटा सेंटर बन रहे हैं। जो रिलायंस का है वो है हैदराबाद में, जहाँ पर कई सारे जो कंपनियां हैं दुनिया की बड़ी बड़ी, जैसे मेटा फेसबुक है, वो अपना डेटा स्टोर करने के लिए राजी हुई है। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना, असमानता को कम करना। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इन सभी में मदद करता है। निम्न से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये राजस्थान राज्य है। यह कठिन सवाल था, ये हमने करंट अफेयर में कवर नहीं किया था। और इस सर्वर के द्वारा वो अपने राज्य में डिजिटली और ई गवर्नेंस को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। लोगों तक आसानी से पहुंच होगा, त्वरित पहुंच होगा। सरकारी सेवाओं में सर्वर डाउन की जो बाधा है वो खत्म हो जाएगी। निम्न से कौन भारत में प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? तो प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? इसके लिए परिवहन अवसंरचनाएं हमारे पास विकसित होनी चाहिए। अच्छे सड़क, अच्छे पुल, अच्छी क्वालिटी का आवाजाही का मार्ग विकसित होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। हरित अवसंरचना सतत शहरी विकास से संबंधित है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारे पास, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य था स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन से हैं? तो लोक निर्माण का जो क्षेत्र है, लोक निर्माण जो है यही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्षेत्र है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने के लिए जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, PWD जो होता है, उसी का मुख्य रूप से काम होता है। तो लोक निर्माण विभाग वही इसका आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% का लक्ष्य रखा गया था और इसको हासिल भी किया गया है। सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है। हंसी मुझे इसलिए क्योंकि आज ही मैंने इकोनॉमिक्स का इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसी में मैंने पंचवर्षीय योजना के कई सारे सवाल करवाए हैं जो इस पेपर में एज इट इज़ सेम कॉन्सेप्ट से पूछे गए। आप जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। निम्न से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? तो तेजी से विकास, ये मैंने करवाया है आज ही। समावेशी विकास भी था, संपोषणीय विकास भी था। ये शून्य राजस्व घाटा, ये कुछ ऐसा नहीं था 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में। योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। इसको मैच करना है आपको कालक्रम के अनुसार से, कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया। ये 5 ईयर प्लानिंग से सवाल पूछा गया है। अगर आज के पेपर का विश्लेषण करें ना तो नीति आयोग और 5 ईयर प्लानिंग इन दोनों से भर भर के सवाल पूछे गए हैं। कुछ विशेष प्रेम दिखा है इनका। तो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर तेजी से औद्योगिकरण, यह सेकंड पंचवर्षीय योजना था। महालेनोबिस मॉडल जिसको कहा जाता है, इसमें हेवी इंडस्ट्री की स्थापना करना था। तो सबसे पहले यही आएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 4, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी का अगर हमें नहीं भी पता है, अगर एक का पता है तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। गरीबी हटाओ तो आपको 1975 में दिखता है, 1975 में दिखता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? ग्राम स्तर और विश्वसनीय योजना तैयार करना, कार्यक्रम पहले को कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी करना। तो ये सभी के सभी सही हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है नीति आयोग के संदर्भ में सत्य कथन को चुनें। देखिए इसी प्रकार के सवाल जो होते हैं ना, देखने में भारी भरकम होते हैं लेकिन बहुत आसान सवाल होते हैं। सत्य कथन पूछा गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ। इसी को काट दीजिए, 2015 में यह स्थापित हुआ है। पहले को अगर आप काटते हैं तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आपका आंसर डी निकल करके आ जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे पेपर में सवाल थे आज के, जिसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। बिहार पर्यटन नीति 2023, यही है वो सवाल जो दिसंबर 2023 ईस्वी का करंट अफेयर है। दिसंबर 2023 में बिहार की पर्यटन नीति जारी हुई थी। लेकिन जब मैंने बिहार स्पेशल पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, मैंने बोला है कुछ करंट बियॉन्ड द लिमिट्स होते हैं। कुछ योजनाएं, कुछ पॉलिसी, मनरेगा बहुत पहले आया, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान आया, लेकिन आज भी उससे सवाल पूछे जाते क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट वाला वह योजना ही है। उसी प्रकार सरकार की जो नीति है, जैसे टेलीकॉम नीति 2018-19, 2022 के आसपास आए थे, और बिहार का पर्यटन नीति 2023 में अनाउंस किया गया है। कृषि रोड मैप 4 आया है, पिछले ही साल आया है। उससे क्या सवाल नहीं पूछे जा सकते? क्या बिल्कुल पूछे जा सकते। वो बियॉन्ड द लिमिट होते हैं वो सारे, उनका कोई मतलब नहीं होता कि 2 साल पहले आएगा, 3 साल पहले आया। राज्य सरकार की वो नीति है, पॉलिसी है, वहाँ सवाल पूछे जाएंगे। स्टैटिक नहीं, करंट के हिस्से हो जाते हैं। 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी पर 30% का सब्सिडी दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा।
बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, बिल्कुल सही है। बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, बिल्कुल सही है। दोनों को दोनों सही हो जाएगा, कारण भी वही है। डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया, वे सवाल बताने हटाएंगे कि नहीं, लेकिन बिहार पंचवर्षीय योजना नहीं होगा। बिहार 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 सब जगह गलत लिख दिया है इन्होंने। 5वीं पंचवर्षीय योजना में डीपी धर साहब का मॉडल था। बिहार शब्द यहाँ से हटा देंगे, इसका आंसर सी होगा। पता नहीं इसको रखेगा या हटाएगा, कैलकुलेशन में से आई थिंक हटाना ही चाहिए। बिहार लिखा गया यहाँ पर। जमुई जाना जाता है सोना भंडारण के लिए, सोना भंडारण के लिए जाना जाता है। बीपीएससी PYQ से सवाल पूछा गया है आपसे। अगला सवाल है, भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है तो टसर सिल्क के लिए जाना जाता है। जर्दालू आम और भी राज्यों में और भी जिलों में होते हैं, लेकिन टसर सिल्क के लिए जो फेमस है दुनिया में, सिल्क सिटी ऑफ बिहार, वो मुजफ्फरपुर ही है, इसलिए इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, ये तो बिल्कुल सही है भाई। यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील, अपनाने और दृष्टिकोण की ओर कदम को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। दोनों को दोनों सही हो जाएंगे। वैसे संघवाद को बढ़ावा देने के लिए भी था, लेकिन ये जो यहाँ पर उद्देश्य लिखा हुआ ये भी सही उद्देश्य ही है, इसलिए दोनों को दोनों सही हो जाएंगे। कथन कारण दोनों सही दिए हुए हैं। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, बिल्कुल हैं, ये तो सही हो जाएगा। इसके 3 नहीं 2 ही विंग हैं, एक है टीम इंडिया हब और एक है ज्ञान एवं नवाचार का हब। नीति आयोग के 2 विंग हैं, कौन कौन सा? एक टीम इंडिया हब और एक कौन सा है? तो ज्ञान और नवाचार का हब। अब मैं आपको इसके 7 जो हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। नीति आयोग से ये चौथा सवाल है, शायद चौथा सवाल है। एक ही टॉपिक से 4-4 सवाल पूछे हैं। पहला है जन केंद्रित यानी कि पीपुल बेस्ड, दूसरा है सक्रियता, तीसरा है भागीदारी, चौथा है सशक्तिकरण, 5वां है समावेशी इंक्लूसिव, 6ठा है समानता इक्वालिटी और 7 है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। ये 7 स्तंभ हैं और 2 विंग हैं। कौन कौन से 2 विंग हैं? एक अब मैंने बताया कि टीम इंडिया है और एक ज्ञान और इनोवेशन का हब है, तो 2 हैं इसके विंग, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। 3 नहीं 2 ही विंग हैं नीति आयोग में। निम्न से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और ना सफली, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुत बार अभी आंसर राइटिंग जो 72 के लिए मैं करवा रहा था उसमें भी बच्चों से मैंने पूछा था, तो ये सवाल वहीं से आया है। मैंने बोला पंचायती राज से जुड़े हुए सभी समितियों के बारे में लिख करके बताओ। तो बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले बना था, फिर GV राव बना था 85 में, फिर अशोक मेहता समिति 77 है, फिर थुंगन समिति। तो 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आज के ही टेस्ट में, आज टेस्ट 20 था तो उसी में ये सवाल आया हुआ है। टेस्ट 20 जो फुल लेंथ टेस्ट मैंने करवाया उसी में आज ही ये सवाल था कि मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371C में है, 371C में है। जिन्होंने टेस्ट दिया मैच करके देख सकते हैं। संसद की अनुमान समिति, ये बड़ा ही कठिन सा अलग सा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये ऐसे सवाल है ना जिसको आप सीख सकते हैं कि भाई कुछ नया प्रकार का सवाल इन्होंने बनाया है। और हालांकि खैर नया नहीं कहा जा सकता है, PYQ में इससे जुड़े हुए एक सवाल मैं आपको दिखा सकता हूँ। अनुमान समिति गठन जॉन मैथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। वैसे अब चलिए मैं इसका सही नाम आपको बताता हूँ जो आपने पढ़ा होगा अपने इर्द गिर्द में। इसका जो सही नाम है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है और ये भी आज के टेस्ट में है। 30 मेंबर होते हैं इसमें, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। पिछले वाले टेस्ट में मैंने ये डाला था प्राक्कलन समिति के बारे में। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं और जॉन मैथाई वाला भी यहाँ पर सही दिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अनुमान समिति के कारण से बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया हो, इसीलिए मैंने बोला कि इस सवाल से आप कुछ सीख सकते हैं। एक ही चीज़ को आते हुए सवाल को दूसरे नाम से पूछ करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। वैसे 1921 जो है 1919 के एक्ट 1921 के आसपास में 1921 में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति जैसी चीज़ों का प्रचलन हुआ था, लेकिन आज़ादी के समय में जॉन मैथाई समिति की सिफारिश पर बाद में इसको अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया स्वतंत्रता के बाद के युग में। तो इसलिए भी इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे लोक लेखा समिति जैसे है तो 1919 के एक्ट में इसकी चर्चा है, 1921 से लोक लेखा समिति कार्य कर रही है। जैसे UPSC है तो 1921 से कार्य कर रही है, तो यही याद रखिएगा। इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण 1919 के एक्ट में कई सारी संस्थाएं बनी, जैसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेज हैं, ये सब के सब 1921 ईस्वी से अपने अपने काम में आई हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है
और नियमावली में उल्लेखित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह नियमावली 1951 में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए केवल 1 सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए होता है? साधारण बहुमत चाहिए होता है। वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राज्यपाल के सामने उसके अपने राज्य में वो 4th पोजीशन पर आएगा, उसके अपने राज्य में 4th पोजीशन पर आएगा, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। CJI होना चाहिए, CJI होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल जो हैं अपने राज्य के बाहर अगर हैं तो उनका वरीयता क्रम 8 हो जाता है, लेकिन अपने राज्य में अगर वो हैं तो उनका वरीयता क्रम 4 पर आ जाता है। तो ये कन्फ्यूजन ज़रा यहाँ पर हो सकता है। इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। अगर आपको कोई और आंसर लगे तो निश्चित तौर पर मुझे बताइएगा। निम्न से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान का अनुच्छेद 231 में वर्णित है। भारत के संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को देता है। अगला सवाल है, ये इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अनुच्छेद 38 और 39 जो हैं, ये बोला गया है कि कौन सा नहीं शामिल किया गया था? तो 38 और 39 ये दोनों ही नहीं शामिल किए गए थे मेरे हिसाब से, तो ये तो पहले से ही संविधान में थे 1976 में, जबकि ये दोनों को शामिल किया गया था। तो इसलिए मुझे इसका आंसर में ज़रा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। इसको विवादित छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक को निम्न से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर कोई भी नागरिक दावा नहीं कर सकता, विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। इसका आंसर डी होना चाहिए। निम्न से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें भी मुझे ज़रा कन्फ्यूजन हुआ है। अगर आपको सही आंसर पता हो तो मुझे बिल्कुल बताएं। VT कृष्णमाचारी DP खेतान की मृत्यु के बाद आए थे, और मैंने जहाँ तक सर्च किया ये चारों सदस्य दिखा रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। VT कृष्णमाचारी भी थे। जब DP खेतान की मृत्यु हो गई थी तो ये भी शामिल थे। इसमें कौन कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, N माधव राव, BL मित्रा की जगह पर ये शामिल हुए थे। और TT कृष्णमाचारी भी शामिल थे। यहाँ पर VT कृष्णमाचारी लिखा हुआ, इसके कारण से हो सकता है इसका आंसर ये हो, लेकिन TT कृष्णमाचारी इसमें शामिल थे और DP खेतान की जगह पर वो आए थे। यहाँ पर VT कृष्णमाचारी लिखा है। अगर VT और TT में अंतर के कारण से ये हो रहा है तो फिर इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित अकाल आयोग को कालक्रम हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा DBCA। कैंपबेल 1866 में स्थापित हुआ था। फिर आपका आ जाएगा स्ट्रेची 1878 में। फिर आपका आ जाएगा कौन सा? तो लॉयल 1897। और मैकडोनल्ड कमीशन 1900 ईस्वी स्थापित हुआ था। बहुत सारे अकाल आते थे तो इसी कारण से लिखा हुआ है। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में पूछा जा रहा था, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के सक्रिय रूप से कार्य भी किया इन्होंने। बाघा जतिन होता है, भागा जतिन नहीं होता, ये भी एरर है। बाघा जतिन है, ये बंगाल के बहुत ही महान क्रांतिकारी हुए हैं। बाघा जतिन इनका नाम था, भागा जतिन लिख दिया इन्होंने, भागा जतिन। ये जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसका आंसर डी होना चाहिए। ये भागा जतिन नहीं है, बाघा जतिन है। पता नहीं एरर है शायद यहाँ पर टाइप में। अस्थाई बंदोबस्त तो बिहार बंगाल उड़ीसा में लागू हुआ था। बिहार बंगाल उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ था। तो इसमें से सबसे सटीक आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सॉल्ट पीटर सैंधव नून के लिए तो बिहार जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह जी थे। और पूछा जा रहा है कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का स्थापना 1868 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार में इमाद अली खान के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले मुंबई में फैली थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई थी इसके कारण से। मूल शंकर नाम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। नरेंद्र नाथ जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद जी का। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ये भगिनी निवेदिता
सिस्टर निवेदिता भी जिनको कहा जाता है, उनका नाम है। ये मैंने करवाया है, ये मैंने हाल फिलहाल में ही करवाया है टेस्ट के दौरान। आप कृपया करके एक बार जा करके देखें। तो ये इनका नाम था। और रामकृष्ण परमहंस जी का गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब द्विराष्ट्र सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब मार्ले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए किसने कहा था कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल जिन्ना नहीं वरन मिंटो है। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो मिंटो को भारत में पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे। 1882 के हंटर आयोग ने रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्कूल के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता, लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार की सिफारिश की। ये तो सही है। पूछा जा रहा है सत्य नहीं है। धोधो कर्वे, डी के कर्वे जिनको कहा जाता है, डी के कर्वे, धोधो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। ऐसा क्यों हो सकता है भाई? बिल्कुल नहीं, पढ़ के ही आप गलत बता देंगे इसको कि भाई सामाजिक सुधार आंदोलन के कोई भी व्यक्ति महिला शिक्षा के खिलाफ कैसे हो जाएंगे। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी। बिल्कुल, इन्होंने एंशिएंट इंडियन जो रिलीजन था, हिंदू धर्म था, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक लोगों को बताया और ये भी बताया कि भारत कभी से भी पिछड़ा हुआ राष्ट्र नहीं रहा है। उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। तो ये भी सही है। यहाँ पर इसका आंसर बी होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। निम्न से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में यह स्पेशल अधिवेशन था। निम्न से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह के से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ था और भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद इससे जुड़े हुए थे। उस समय जयप्रकाश नारायण नहीं है, जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन से शामिल होंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। यूपीएससी PYQ से सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा तीनों का तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। तीनों यहाँ पर सही होगा। डचों ने गजपति शासक से द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूपीएससी प्रीवियस ईयर का एज इट इज सवाल कुछ दिन पहले ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी PYQ जब डिस्कस किया था तो मैंने करवाया था। सहमति आयु अधिनियम 1891 के बारे में क्या है भाई? मुंबई के पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इसकी वकालत की थी। तो ये तो सही है। इस विधा अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि हमारे लिए किसी एक्ट का निर्माण अंग्रेज कैसे कर सकते हैं, ये कहकर उन्होंने विरोध किया था। इसको कई सारे लोगों ने ये इंटरप्रेट किया कि बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह के समर्थक थे। ऐसा नहीं था। उन्होंने ये कहकर विरोध किया था कि हमारे यहाँ के समस्याओं के लिए हम एक्ट बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे। इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। 1828-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह थे। निम्न से कौन से नेताओं का युग्म 1922 मुंगेर किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और मोहम्मद जुबैर का नाम आता है। इसका आंसर सी होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए। 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्न से किस स्थान पर हुई थी? तो पटना में हुई थी। इसका आंसर ए होगा। बख्तियार खिलजी, इसका मुझे सटीक आंसर नहीं मिला और ये फैक्ट मैंने ढूंढा भी। हो सकता है कि इसमें मैंने बताया कि वे युद्ध में मारे गए थे। नरसिंह देव ऐसे शासक थे जो लड़े थे बख्तियार खिलजी से, है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई और आंसर इसका लग रहा है तो मुझे निश्चित तौर पर बताइएगा कि मैं अगर खुद को करेक्ट कर लूँगा अगर इसमें मैं गलत होता हूँ। तो वैसे इसका आंसर सी होना चाहिए। कृषक प्रजा पार्टी अब्दुल हक का नहीं था, ये गलत हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान सही है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श सही है। खकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी भी सही दिया हुआ है। AK फजलुल हक जो थे वो कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो RC दत्त हैं जिन्होंने इकोनॉमिक रूप से जागृत करने में परम भूमिका निभाई है। RC दत्त हैं वो। नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष पर समर्थन किया। हिंदू पेट्रोइट हरिश्चंद्र मुखर्जी जी का हिंदू पेट्रोइट था। ठीक, अगला है कि बलबन से कौन संबंधित नहीं है? तो मामलुक वंश सही है। चहलगामी तुर्क भी सही है, पहले इसी का सदस्य हुआ करता था। ये रक्त और लौह की नीति भी सही है।
पूंजी का हस्तांतरण गलत दिया हुआ है, बी इसका आंसर हो जाएगा। मुगल काल में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, तो मीर सामान नाम था इसका, मीर सामान आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है, तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, इसे स्थानांतरित किया जा सकता था, यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है शेरशाह के बारे में। शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकार विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार कानून और व्यवस्था, चीफ मुंसिफ जज, प्रत्येक सरकार प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे, प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों को सही लिखा गया है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। निम्न से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों पर संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुए हैं? एक बड़ा सा साइन बोर्ड है, तो धौलावीरा से यह प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। निम्नलिखित से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो एक ही पत्थर को तराश के एकाश मंदिर बनाया गया, दुनिया के सबसे अद्भुत मंदिरों में इसका नाम आता है, सर्च करके देखिएगा। निम्न से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत, इलाहाबाद स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख में उसको परम भागवत कहा गया है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करते हैं। टोडा जनजाति। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है। अगला है नदी दिया हुआ है, सहायक नदी। गंगा की कोसी सहायक नदी है, यमुना की चंबल सहायक नदी है, तो गंगा की कोसी इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 इसका आंसर हो जाएगा। महानदी शिवनाथ से मैच हो जाएगा और सी जो है कृष्णा या भीमा से मैच हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, हिमालय किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी सबसे बाद बनी है। कोपेन के अनुसार भारत का जलवायु जो है वो AF में आता है, कैपिटल A और स्मॉल f है। निम्न नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? तो सतलज जो है हिमालय के पीछे से उत्पन्न होकर के इस तरफ आती है। भारत में निम्नलिखित में कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो बैलाडीला, यह यहाँ पर आयरन ओर्स, आयरन लौह के लिए जाना जाता है, बैलाडीला को यह आयरन के लिए जाना जाता है। बाकी कर्णपुरा, गिरिडीह, बोकारो ये सब के सब कोयला के लिए जाने जाते हैं। विश्व के 2 शीर्ष टीन उत्पादक तो मलेशिया और रूस है। टीन जैसे ही आए तो मलेशिया का नाम जरूर जोड़ दीजिएगा उसमें से। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र महासागर है। क्यों यहाँ पर महासागर है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैंने क्यों नहीं मारा है? क्योंकि बंधुओं विषुवतीय क्षेत्र को माना जा सकता है, विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र को माना जा सकता है सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर उष्णकटिबंध लिखा हुआ है, उष्णकटिबंध लिखा हुआ है, विषुवतीय क्षेत्र यहाँ पर स्पष्ट शब्द नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने ऑप्शन बी मारा है इसका। उष्णकटिबंध यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर सी निकल करके आए। अगर उष्णकटिबंध में हम लोग विषुवत से लेकर के 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ तक का पूरा रीजन ले लेंगे, तब जाके इसका आंसर सी होना चाहिए। अन्यथा महासागर सबसे ज़्यादा उत्पादक माना जाता है, नहीं तो वर्षा वन को माना जाता है। पर्टिकुलर वर्षा वन को, मैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विषुवतीय वन को, आई नो कि वो उष्णकटिबंध का हिस्सा होता है, लेकिन विषुवतीय वन जो होते हैं, वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, उनको सबसे ज़्यादा उत्पादक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट शब्द नहीं होने के कारण से महासागर मैंने आंसर मारा है। हो सकता है कि इसका और आंसर मारे। आपने क्या मारा है आप मुझे ज़रूर ही बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक जलवायु ज्वालामुखी प्रशांत के पेटी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आसान सवाल। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यह होता है। बागवानी, अंगूर की खेती, रस वाली खेती सारे भूमध्य सागर क्षेत्र में होते हैं। विश्व किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो आर्द्र उष्णकटिबंध में होती है यह। जलप्रपात अवस्थिति दूध सागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। पलानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न से किस जिले से गंगा नदी बिहार प्रवेश करती है? तो बक्सर से प्रवेश करती है। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है, भीमबांध। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य वाल्मीकि है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा? तो पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किस नदी को बिहार का शोक? तो कोसी को कहा जाता है। रांची का पठार जो है यह है उत्थित पेनीप्लेन का पठार, इसका आंसर डी हो जाएगा। बीमारी कर पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, एंटीजन को यह स्रावित करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसिहार टेस्ट यह रंग दृष्टिहीनता से, कलर ब्लाइंडनेस से जुड़ा हुआ यह टेस्ट होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा।
मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी के कारण एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन है, इसका आंसर बी होना चाहिए। मनुष्य की रक्त पीएच वैल्यू होती है 7.35 से 7.45 अर्थात क्षारीय होती है अपने किस्म में, इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजांकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, खनिज लवण की आवश्यकता बीज को अंकुरित करने के लिए नहीं पड़ती है, बाकी तापमान, नमी और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप बीज को पानी में डुबा करके छोड़ देंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन उथले पानी में है तो वो फिर अंकुरित हो जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। खनिज लवण की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है अंकुरित के लिए। निम्न से कौन सा तन का रूपांतरण है? तो नागफनी का फिल्डोक्लेट जो है यह इसका आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी श्वसन नहीं कर सकती, बिना ऑक्सीजन के थोड़ी देर भी श्वसन नहीं कर सकती? तो यह मस्तिष्क है, हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं। इसीलिए ब्रेन डेड हो जाता है जब कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पर ब्रेन को ऑक्सीजन जाना कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाए तो ब्रेन डेड कंडीशन में चला जाता है। ब्रेन डेड उसी कंडीशन को कहा जाता है। पौधे किस भाग को चरने वाले जानवर कभी नहीं खाते हैं? तो जड़ को नहीं खाते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किसे ग्रीन हाउस गैस कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब यही वो सवाल है जिसका आंसर आयोग को देना पड़ेगा, क्योंकि SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, SO2 और NO ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते हैं। दोनों ही जो हैं ग्रीन हाउस गैस में नहीं, हालांकि प्रदूषक माने जाते हैं ये, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में इनका नाम नहीं आता है। अब इसका आंसर देखिए आयोग क्या देता है, लेकिन ए और सी में यहाँ पर किसी एक को चुनना होगा जो बड़ा मुश्किल होगा आयोग के लिए भी। अगला है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरक एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हों, उदाहरण है किस चीज़ के? तो धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रदूषण के, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं? तो टोटल 4 हैं, जिन चारों के नाम मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखिएगा उनके नाम। उनके नाम है हिमालय का रीजन पहला हो गया, दूसरा है वेस्टर्न घाट, तीसरा है इंडो बर्मा बॉर्डर और चौथा है सुंडालैंड, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के जकार्ता इंडोनेशिया तक वो फैलता है, उसको सुंडालैंड कहा जाता है। ये चारों के चारों शामिल हैं किसमें? तो हॉट स्पॉट में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा एक पत्रिका त्रैमासिक प्रकाशित की जाती है, हॉर्नबिल। यह कठिन सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग नहीं करते हैं। यह वन्यजीव और वातावरण से जुड़ा हुआ होता है, यह पत्रिका वन्यजीव और वातावरण से जुड़ा हुआ है। 10% ऊर्जा का नियम, लिंडमैन का नियम इसको कहा जाता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाने पर ऊर्जा 10% ही पहुँच पाती है, बाकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। DNA और RNA में कौन सा तत्व नहीं है? तो इसमें सल्फर नहीं होता है, बाकी फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों ही होते हैं। नोक्टेन समुद्री परिस्थिति तंत्र का खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च परभक्षी है। निम्न से कौन नोक्टोन्स की श्रेणी में नहीं है? तो जेलीफिश इसमें से शामिल नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह सर्वोच्च श्रृंखला पर नहीं है, ये सर्वोच्च श्रृंखला में नहीं आते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा CO2 जिम्मेदार है, क्योंकि इनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कोयले की किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है? इसका निर्माण पौधों से हुआ है। तो पीट किस्म का पौधा, जो सबसे खराब किस्म का माना जाता है कोयला, उसका निर्माण पौधों से ही हुआ है। शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की छात्रता होती है, बना होता है एक मिश्रण से 1:1:3 में HNO3 और HCl से, इन्हीं से बना होता है वो। माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है? तो जेडन का उपयोग किया जाता है लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए, जिंक का। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सी तरंग सोनार में उपयोग की जाती है? तो पराश्रव्य तरंगें होती हैं। कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है? तो अभिकेंद्रीय बल है, इसका आंसर सी हो जाएगा। माइक्रोफोन का क्या कार्य है या बदल देता? अब इसका भी आंसर में मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि माइक्रोफोन तार संपर्क और बेतार संपर्क दोनों में ही लगे होते हैं। मोबाइल में भी लगे होते हैं और जो वायर्ड वाले फ़ोन होते हैं उनमें भी लगा होता है रिसीवर, और वहाँ पर माइक्रोफोन भी अब कई साल में लगाए जाते हैं। इसका मुख्य काम जो होता है उसके हिसाब से तो होगा कि ध्वनि संकेतों को चुंबकीय तरंग में बदल देता है, लेकिन पुराने फ़ोन में अगर हम लोग देखेंगे तो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता था, या है ना। वैसे इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि संकेतों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में यह बदल देता है, इसका आंसर डी हो जाएगा।
बहुत पुराने दस्तावेज के लिखावट को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड किरणों का उपयोग किया जाता है। IR किरणें हो जाएंगी। सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग इसलिए किया जाता है कि 2 कंबल के बीच में वायु आ जाते हैं और वायु जो है यह हीट का कंडक्टर नहीं होता है, तो इसके कारण से ये जो है ये एक परत बना देता है, आवरण बना देता है, जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं घुस पाते हैं। यदि एक द्रव के गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न से कौन सा चीज़ नहीं बनेगा? अगर गुरुत्वाकर्षण ही शून्य हो गया, ग्रेविटी, तो दबाव नहीं बन पाएगा उस द्रव का, दबाव उत्पन्न नहीं होगा, प्रेशर नहीं बन पाएगा उस द्रव का। यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे को खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा रेफ्रिजरेटर के कारण से। इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर होना चाहिए। देखिए मैंने करवाया है, हो सकता है कुछ आंसर में त्रुटि हुई हो तो आप मुझे ज़रूर ही बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मैंने किया है तो आंसर में त्रुटि होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी अगर कहीं पर हुआ है तो निश्चित तौर पर बताइएगा। पेपर का स्तर कठिन नहीं कहा जा सकता है बंधुओं। यह पेपर जो था यह मध्यम से आसान तक का था, कठिन नहीं कहा जा सकता है। कठिनतम सवाल तब होते जब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फैक्चुअल सवाल भर भर के पूछे जाते। कुछ ही सवाल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे, बाकी एलिमिनेट हो रहे थे आसानी से। रिवीजन कीजिए सही तरीके से, आपको पेपर आसान लगेगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।